बच्चों, आज हम दूसरे पार्ट में आपको इकोनॉमिक्स का एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यानी एक अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी समस्याएं हैं और इनका क्या समाधान है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाया था और अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। आज इनकी समस्याएं क्या हैं, इस अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो देखिए, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो एक अर्थव्यवस्था वो चाहे संपन्न हो, चाहे विपन्न हो, चाहे विकसित हो या अविकसित हो, चाहे भी जैसी अर्थव्यवस्था हमारी हो, लेकिन उनमें कुछ समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं देखिए तीन प्रकार की होती हैं। एक केंद्रीय समस्याएं जो हैं अर्थव्यवस्था की, यह तीन प्रकार की हैं। नंबर एक, क्या उत्पादन किया जाए, यानी किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। एक तो ये समस्या आ जाएगी। उत्पादन कैसे किया जाए, यानी उत्पादन की कौन सी तकनीक अपनाई जाए, कि श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जाए या पूंजी प्रधान तकनीक अपनाई जाए, यानी मशीनीकरण अपनाया जाए। तो यह एक समस्या है। तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो किसके लिए का मतलब है कि समाज हमारा आज दो वर्गों में बटा हुआ है, एक धनी वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग। तो जो हम वस्तुओं का निर्माण करें तो धनी वर्ग के लिए करें या निर्धन वर्ग के लिए, किसके लिए अधिक करें और किसके लिए कम करें, इसका भी निर्धारण करना एक समस्या है। ये भी एक समस्या है। तो ये तीन समस्याएं हैं हमारी जो अर्थव्यवस्था की। ये तो उसमें से पहली हमारी समस्या जो है, क्या उत्पादन किया जाए। इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, यानी क्या उत्पादन किया जाए, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला होगा, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यानी जो पहली हमारी समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, तो अब इसमें किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो किन वस्तुओं मतलब उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो यदि हम उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन करते हैं तो पूंजीगत श्रम अधिक लगेगा। अगर पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, यानी श्रम कम समय में मशीनों द्वारा उत्पादन अधिक हो जाएगा। तो ये सब समस्याएं हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यानी कि कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कि पूंजीगत वस्तुएं अधिक उत्पादित की जाएं या उपभोक्ता वस्तुएं अधिक उत्पादित की जाएं। तो यदि पूंजीगत ज़्यादा वस्तुएं उत्पादित कर देंगे, जैसे मशीनों का ज़्यादा निर्माण कर देंगे, तो श्रमिकों का नुकसान होगा। तो उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन करने से पूंजीगत वस्तुओं का। तो इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही हमारी अर्थव्यवस्था चलती है कि संतुलन बना रहे, यानी इस हिसाब से उत्पादन किया जाए, ना तो
पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो, ना उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो, यानी एवरेज में रहे, तो हमारी जीडीपी सही रहती है। यानी जीडीपी मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। फिर इसका दूसरा है कि किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यानी किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यानी पहला तो था हमारा किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यानी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो ये समस्या थी। दूसरा है किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यानी जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो उसकी मात्रा कितनी हो, यानी पूंजीगत वस्तुओं की कितनी मात्रा हो और उपभोक्ता वस्तुओं की कितनी मात्रा हो, इसका भी आंकड़ा अनुमान लगाना पड़ता है कि आवश्यकता से कोई अधिक वस्तु का उत्पादन न हो जाए, जिससे उसकी मांग जो है वो कम हो जाए। जब किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है, यानी जब किसी वस्तु का उत्पादन अधिक हो जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है। ये मांग और पूर्ति का नियम यहाँ पर लागू होता है कि अधिक उत्पादन से मांग कम हो जाती है। जब मांग कम हो जाती है तो उसका मूल्य भी कम हो जाता है। तो अब पूर्ति, यदि किसी वस्तु की पूर्ति अधिक हो गई, यदि किसी वस्तु की पूर्ति अधिक हो जाती है तो वस्तु का मूल्य लोग जो है कम खरीदते हैं, तो उसका मूल्य गिर जाता है, मूल्य में गिरावट आती है। तो मांग और पूर्ति को संतुलित रखने के लिए ही अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था, अगर मांग और पूर्ति का संतुलन हम बना लिए तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो सही ढंग से चलेगी। तो किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यानी मांग को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। देखिए ये दो समस्याएं कौन सी, क्या उत्पादन किया जाए, इससे संबंधित हैं। फिर दूसरा है हमारा कैसे उत्पादन किया जाए, यानी कि जो उत्पादन की तकनीक हो वो कैसी हो, मशीनीकरण हो या श्रम के द्वारा हो। यानी आप लोग जानते होंगे कि पूंजीगत मशीनों के द्वारा है, यानी उत्पादन की दो तकनीकी हैं। एक तो दूसरा वाला देखिए, ये पहले वाले का था, दूसरे वाले को भी दो भागों में बांटा गया है। तो कैसे उत्पादन किया जाए, यानी जो उत्पादन है वो उसके लिए तकनीक कौन सी अपनाई जाए। देखिए श्रम प्रधान तकनीक, श्रम प्रधान तकनीक, दूसरा नंबर एक है श्रम प्रधान तकनीक। यानी यहां पर श्रम समझते हैं, मनुष्यों से काम लिया जाए, व्यक्तियों से काम लिया जाए, कारखानों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा कार्य लिया जाए। तो जब व्यक्तियों के द्वारा कार्य लिया जाएगा तो बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन हमारी आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद है दूसरा पूंजी प्रधान तकनीक, यानी पूंजी प्रधान तकनीक। अब पूंजी प्रधान तकनीक क्या है कि मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाए। जब मशीनों के द्वारा हम उत्पादन करेंगे तो उत्पादन हमारा अधिक हो जाएगा। जब उत्पादन अधिक हो जाएगा तो हमारे पास स्टॉक लग जाएगा,
और गोदामों में हमारा माल स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आवश्यकता से अधिक माल उत्पादित हम कर लेंगे तो हमारी वस्तुओं की जो मांग होगी वो कम हो जाएगी। जब मांग कम होगी तो उसका मूल्य स्वतः ही गिर जाएगा। जब मांग कम हो जाएगी तो मूल्य उसका हमको स्वयं ही, जो उत्पादक हैं उनको स्वयं ही मूल्य गिराना पड़ जाएगा, यानी कि मांग कम होने पर मूल्य स्वतः ही गिर जाते हैं। जब श्रम प्रधान तकनीक को अपनाएंगे तो वहां पर क्या होगा, उत्पादन हमारा कम होगा, आवश्यकता से उत्पादन हमारा कम होगा तो वहां पर मांग बढ़ जाएगी। जब हमारी पूर्ति कम होगी, जब पूर्ति कम होगी तो जिसको आवश्यकता कुछ वस्तुओं की है तो वो अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को क्रय करने लगेगा, तो फिर वहां पर वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। जब किसी वस्तु की पूर्ति कम होती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। जब पूर्ति अधिक होगी तो वस्तुओं का मूल्य, जब पूर्ति कम होगी तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा और मांग जो होगी वो बढ़ जाएगी अपने आप। तो पूंजी प्रधान तकनीक तो दूसरा था हमारा श्रम कैसे उत्पादन किया जाए, तो उत्पादन की तकनीक को, कैसी तकनीक को अपनाया जाए, यानी श्रम प्रधान तकनीक को अपनाया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाया जाए। फिर तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो ये थर्ड नंबर हमारा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो अब यह अंतिम उपभोक्ता की बात आ रही है कि जो हम माल उत्पादित करेंगे वो माल हमारा कौन खरीदेगा। तो इसमें हमारा समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, ये भी दो भागों में, एक निर्धन वर्ग, एक क्या है निर्धन वर्ग, दूसरा है धनी वर्ग। तो निर्धन वर्ग कि जो हम वस्तुओं का उत्पादन करें तो वो निर्धन वर्ग यानी जो कम आय अर्जित करने वाले व्यक्ति हैं उस हिसाब से छोटे पैकेट में उत्पादन करें, छोटे छोटे पाउच में, क्योंकि वो थोड़ी सी आय कमाने वाले व्यक्ति होंगे और वो बड़े पाउच को नहीं खरीद सकते हैं, बड़े पैकेट को खरीदने की उनकी क्षमता नहीं होगी। तो इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो उत्पादन करने जा रहे हैं वो किसके लिए करने जा रहे हैं। तो निर्धन वर्ग और धनी वर्ग दोनों वर्गों को ध्यान में रखते हुए हमें उत्पादन करना चाहिए। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ये इस अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं ये मुख्य तीन हैं। क्या उत्पादन किया जाए, यानी कि कौन सा उत्पादन किया जाए, दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, तकनीक कौन सी अपनाई जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, सबसे बड़ी समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए, निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए या धनी वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए। अगर हम धनी वर्ग के हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो निर्धन वर्ग के लोग जो होंगे वो उन वस्तुओं को खरीदने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि उनकी आय आवश्यकता से कम होगी, उनकी इनकम कम होगी, तो उन वस्तुओं को वो नहीं खरीद पाएंगे। यदि हम निर्धन वर्ग के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो धनी वर्ग जो है उससे संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों वर्गों को ध्यान में रख करके वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब इसी में आपको हम इसके समाधान जो हैं वो पढ़ाएंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के कौन कौन से समाधान हैं। देखिए बच्चों,
अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान। जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है, किस प्रकार से हम इन्हें एक निश्चित लेवल पर ला सकते हैं, यानी संतुलित कर सकते हैं। तो इसका पहला है बाजार अर्थव्यवस्था, जो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिस पर बाजार के जो बाजार जो है अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। इस पर किसी का कोई दबाव नहीं रहता, सरकार का भी कोई दबाव नहीं रहता है। जो मूल्य निर्धारण होता है वो स्वयं उत्पादक निर्धारित करता है, जो वस्तु का उत्पादन करता है। तो जब इस पर कोई दबाव नहीं है गवर्नमेंट का, तो यह अपने आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते हैं। तो उपभोक्ता को ध्यान में न रख करके कि हमारे उपभोक्ता जो हैं, अंतिम उपभोक्ता जो हैं, वो किस प्रकार के हैं, क्या उन वस्तुओं को वो खरीद सकते हैं, उसको ध्यान में न रख करके वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते हैं। तो ये भी एक समस्या है। तो इसके लिए उत्पादक के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है। वो एकदम स्वतंत्र रहते हैं कि हमें किसके लिए और क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है। तो यह निर्णय बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों पर आधारित होता है। मांग और पूर्ति, अभी मांग और पूर्ति के बारे में पढ़ाया था। मांग और पूर्ति पर यह अर्थव्यवस्था टिकी हुई है कि वस्तुओं की मांग और पूर्ति के आधार पर ही वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जब किसी वस्तु की मांग अधिक हो जाती है तो उसका मूल्य स्वतः बढ़ जाता है, जब मांग कम हो जाती है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। तो मांग और पूर्ति पर निर्भर है। तो अब इसमें उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन करेंगे जिनसे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। यानी बाजार अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक होगा वो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनसे लाभ अधिक होगा। यहाँ पर समाज को ध्यान में न रख करके वो लाभ को ध्यान में रखेगा कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे हमारा अधिक से अधिक लाभ हो। और वो सदैव नई तकनीक अपनाएगा, यानी कि मशीनीकरण, पूंजीवाद व्यवस्था अपनाएगा कि मशीनों के द्वारा उत्पादन करना। तो मशीनों के द्वारा जब वो उत्पादन करेगा तो एक तरफ बेरोजगारी बढ़ जाएगी, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ेगी, दूसरी तरफ वस्तुएं जो होंगी वो अपने अनुसार मूल्य निर्धारित करके अधिक मूल्य पर बेचेंगे, क्योंकि वो स्वतंत्र व्यवस्था है, क्योंकि उस पर सरकार का कोई दबाव नहीं है। तो इससे जो समाज को हानि पहुंचेगी, जो निर्धन वर्ग के लोग होंगे उनको हानि पहुंचेगी। तो उत्पादक सदैव उस तकनीक का उपयोग करेंगे जिससे कुशलता अधिक होती है, यानी जिससे अधिक उत्पादन हो, उन तकनीकों को वो अपनाएगा और उसमें लागत भी कम आए। जैसे उनसे जो उत्पादन करने पर लागत भी कम आए, कम लागत में वस्तु का निर्माण हो जाए। तो यह दूसरा ऐसे ही है कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। तो अब केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार का जो एक अधिकारी होता है वो यहाँ पर स्वतंत्र होता है निर्णय लेने में,
कि अपने आधार पर वो यानी समाज के अनुसार, समाज की मांग के अनुसार वह निर्णय लेता है, जिससे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके। मतलब बाजार व्यवस्था में क्या है, लाभ को अधिक ध्यान में रखते हैं, लेकिन जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में समाज के कल्याण को ध्यान में रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज का कल्याण हो। समाज कल्याण को अधिकतम करने हेतु यह निर्णय लेते हैं कि ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है कि जो केंद्रीय अधिकारी के विचार में समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। यानी जो केंद्रीय अधिकारी होगा उसके नज़र में जिन वस्तुओं की समाज को अधिक से अधिक आवश्यकता होगी उन्हीं वस्तुओं का वह उत्पादन करेगा। जब उत्पादन अधिक करेगा, समाज के कल्याण के लिए करेगा, तो जो जनता है वो खुशहाल होगी। फिर अत्यधिक बेरोजगारी की स्थिति में श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जब बेरोजगारी अधिक हो जाती, जैसे आज के युग में बेरोजगारी सबसे अधिक है, देखा आप लोगों ने कि जितने श्रमिक थे वो बाहर काम करते थे और वहाँ से आकर के वो गाँव में आ गए। तो गाँव में मनरेगा के तहत सरकार ने आदेश दिया कि मनरेगा में सबको काम दिया जाए। तो देखिए इस समय मनरेगा बहुत जोरों से चल रहा है कि सभी व्यक्तियों को दैनिक कार्य मिल रहा है। देखिए जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था है इसमें श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है कि श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। आप लोगों ने अभी देखा ही होगा मनरेगा में बहुत से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लोग काम करते हैं और सरकार उसको प्रोत्साहित भी करती है कि मनरेगा के तहत जो बाहर से लोग आए हैं इनका जॉब कार्ड बना करके इनको रोजगार दीजिए। तो यदि पूंजी प्रधान तकनीक होगी, मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाएगा, तो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, बेरोजगारी फैल जाएगी। व्यक्ति मशीनों के द्वारा जहाँ पर 10 व्यक्तियों का काम था वहाँ एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो 9 व्यक्ति क्या है, बेरोजगार हो गए। तो ये जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था है वह पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग नहीं इसमें किया जाता है, इसमें श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तीसरी हमारी देखिए समस्या का समाधान क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिली जुली अर्थव्यवस्था, यानी जिस पर बाजार का भी नियंत्रण रहता है और सरकार का, यानी कुछ चीज़ों पर वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण में बाजार के उत्पादक स्वतंत्र होते हैं, लेकिन सभी वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण में वह स्वतंत्र नहीं होते हैं, उस पर सरकार अपना हस्तक्षेप करती है। जैसे आप लोगों ने देखा कि जो रेलवे है, ये रेलवे पर सरकार का एकाधिकार प्राप्त है, यानी रेल विभाग जो है इस पर सरकार का एकाधिकार है, स्वयं उसी का अधिकार है। सरकार यातायात सेवाएं बहुत ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। जैसे रेल से आपको यात्रा करनी हो, कम पैसे में आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अभी इसी में यदि प्राइवेट यानी बाजार अर्थव्यवस्था में आप चले जाएं, एसी कार किराए पर ले लीजिए और उतनी ही दूरी तय करनी हो तो आपको अधिक पैसे देने पड़ेंगे। तो यह समस्याएं हैं।
तो उसका ये समाधान है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था दोनों के गुण सम्मिलित हैं। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी निर्णय अधिकतम लाभ और अधिकतम समाज के कल्याण दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। यानी लाभ को ध्यान में भी रखा जाता है और समाज के कल्याण को भी ध्यान में रख करके वस्तुओं के उत्पादन, मूल्य के निर्धारण से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निर्धन के लिए उत्पादन से संबंधित निर्णय न ही पूर्णतया बाजारी शक्तियों पर छोड़े जाते हैं और न ही केंद्रीय अधिकारी पर छोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से यह आज का वीडियो यहीं पर, फिर आपको अगले वीडियो में तीसरा पार्ट जो होगा वो पढ़ाएंगे। थैंक यू।